आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम समरी जानेंगे द गंगा, जो चैप्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज का 3rd चैप्टर है। तो इसकी समरी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और समरी के बारे में अध्ययन करके फिर इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है, वो उनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1964 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये जो उनका चैप्टर है द गंगा, ये उनकी जो आखिरी वसीयत थी या इच्छा पत्र था, उससे ये चैप्टर लिया गया है। और वो जो भारत के लोग हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि भारत के लोगों से उन्हें बहुत अधिक प्रेम और स्नेह मिला था। और वह बहुत अधिक कृतज्ञता उनकी भी प्रकट करते हैं जो उनके सहपाठी थे, जो उनके साथी थे या उनके साथ काम करने वाले थे, उनके प्रति वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब नेहरू जी ये चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, और उस दाह संस्कार के बाद जो उनकी राख बचती है उसमें से एक मुट्ठी राख गंगा में बखेर दी जाए, और उनकी राख का जो एक बड़ा भाग है वो जो हमारे देश के जो किसानों की जो ज़मीनें हैं, मैदान हैं, उन मैदानी भागों में और खेतों में उस बड़े पोर्शन को, बड़े भाग को बखेर दिया जाए। तो आइए अब इसकी समरी के बारे में जानेंगे। द गंगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वो चाहते थे भारत के सभी लोगों को, उन सबसे प्रेम करते थे, विशेष तौर पे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। और भारत के लोगों से उन्हें इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला था, तो जिसको लेकर के, जिसको प्राप्त करके वो कहते थे कि मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन उस प्रेम का एक अंश भी मैं नहीं लौटा सकता। और वास्तव में अगर देखा जाए तो स्नेह एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका कोई प्रतिदान हो भी नहीं सकता, अर्थात उसके बदले में कुछ उसको कोई भी अंश उसका नहीं लौटाया जा सकता। और उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा की भारत के लोगों की। भारत के लोगों से उन्हें बहुत अधिक प्रशंसा भी मिली, भारत के लोगों से बहुत अधिक उन्हें सम्मान भी मिला। और सभी जो जातियां थीं, सभी वर्ग थे, उन सब से इतना अधिक उन्हें उन्हें मिलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, कि वो बहुत अधिक उनके कृतज्ञ हो गए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि मेरा जो जीवन, जितना भी जीवन शेष बचा है, वो सारा मैं अपने देशवासियों की सेवा में लगाऊं, और उम्मीद ये करूं कि उनके जो स्नेह है, जो स्नेह मुझे भारत के लोगों से मिला है, उसके प्रति मैं अयोग्य ना बनूं। और जो उनके अनगिनत सहयोगी थे, सहकर्मी थे, उनके प्रति भी वो बहुत अधिक अपना आभार प्रकट करते हैं। और ये कहते हैं कि हम लोग जो भी महान कार्य हमने किए हैं उन सब में हम सहभागी रहे हैं, पार्टनर रहे हैं। और जो हमने विजय प्राप्त की है या दुख सहे हैं, वो सब हमने साथ साथ ही उनमें भाग लिया है, और वो सब उनसे अनिवार्य रूप से उनके साथ ही जुड़े रहे हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि जब भी कभी मेरी मृत्यु हो तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। और यदि उनकी मृत्यु विदेश में हो तब भी वो यही चाहते थे कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तब भी मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए, और जो राख है उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए, और इस राख में से एक मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में प्रवाहित किया जाए,
और जो बड़ा भाग है, उस राग का जो बड़ा भाग है वो उस प्रकार से विसर्जित किया जाए जिस प्रकार से आगे चैप्टर में वर्णन किया हुआ है। और ये ध्यान रखा जाए कि उस राग का कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित ना रखा जाए। तो अब आगे चैप्टर में वो बताते हैं कि जो उनकी राग का बड़ा भाग है वो किस प्रकार से विसर्जित किया जाए, उसके बारे में वो आगे कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि जहां तक मेरा संबंध है, अपना संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में, जो गंगा इलाहाबाद में बहती है, उसमें मेरी मुट्ठी भर राख विसर्जित की जाए। और जो ये जो विसर्जित किए जाने का कारण है, इसका कोई भी धार्मिक महत्व ना समझा जाए, क्योंकि इसमें कोई भी मेरी धार्मिक भावना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की गंगा और यमुना से बचपन से ही जुड़े रहे, और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका गंगा और यमुना के प्रति लगाव भी बढ़ता चला गया। ऋतुएं भी परिवर्तित हुई और उसी के अनुसार उन्होंने नदियों के जो परिवर्तित होता हुआ रूप होता है उसको भी उन्होंने देखा। और जो इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, गीत हैं, कहानियां हैं, उन सब के बारे में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, जो युगों से इन नदियों से जुड़ी रही हैं। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी घटनाएं इन्हीं नदियों से जुड़ी रही हैं, इनके बारे में भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं। और वो सब इन्हीं के जो प्रवाह है, नदियों का प्रवाह है, प्रवाहित जल है, उसका ही एक भाग वो बन गई है। और जहां तक उनके अनुसार गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी कहलाती है, और ये यहाँ के जो रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, उन सबकी सबसे प्रिय नदी है। और उसके चारों ओर भारत की जो जातियों से संबंधित स्मृतियां हैं, उनकी आशाएं हैं, आशंकाएं हैं, विजय गीत हैं, और विजय और पराजय ये सब जो है उन्हीं से लिपटी हुई है। और जो भारत की युगों पुरानी संस्कृति है और सभ्यता, इन सब का वो गंगा नदी प्रतीक रही है। और ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसी प्रकार से उसी के साथ साथ गंगा नदी परिवर्तित होती रहती है, हमेशा बहती रहती है। और इन सब के बावजूद भी हम उसे गंगा माता ही कहते हैं, फिर भी वो गंगा ही बनी रहती है। अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में गंगा का जो रूप होता है वो परिवर्तनशील होता है और हमेशा वो बहता रहता है। किसी मौसम में गंगा का जल कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गंगा ही रहती है। और जो गंगा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बर्फ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद वो दिलाती रहती है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बहुत अधिक प्रेम किया है। और जो नीचे के जो उपजाऊ मैदान है या विस्तृत मैदान है या मैदानी भाग है, उन सब का वो स्मरण कराती है, क्योंकि वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के बहुत अधिक महत्वपूर्ण समय बिताए हैं, वहां उन्होंने अपने कर्म किए हैं। इसलिए वो गंगा नदी को एक बहुत महत्वपूर्ण नदी भारत की मानते हैं और उन्हें गंगा नदी से विशेष प्रेम भी है। अब सूर्य के जो प्रातःकाल के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें जो गंगा नदी है उसमें नाचती हुई प्रतीत होती है। और जब शाम का समय होता है, सायंकाल का समय होता है, उस समय पर स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है, अर्थात उस समय उसका रंग अंधकारपूर्ण हो जाता है और वो बहुत रहस्यमय प्रतीत होने लगती है।
जब जाड़े का मौसम आता है, जाड़े की ऋतु में, वो एक पतली हो जाती है, मतलब नैरो हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, उसकी गति भी मंद पड़ जाती है और एक सुंदर सी जलधारा सी बन जाती है। और जब मानसून का समय आता है तो वो बहुत अधिक विस्तृत हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और गर्जन करने वाली होती है, और वो लगभग ऐसी हो जाती है जिस प्रकार से समुद्र का वक्ष स्थल होता है, चौड़ा वक्ष स्थल होता है, अर्थात समुद्र बहुत चौड़ा होता है, उसी प्रकार से गंगा भी दिखाई देने लगती है। और उस समय पर वो समुद्र के समान ही विनाशकारी शक्ति लिए हुए बन जाती है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो गंगा है वो मेरी दृष्टि में जो भी भारत के प्राचीन काल में, अतीत में और जो वर्तमान में जो भी हो रहा है वो सब की वो प्रतीक है, और ये सब जो घटनाएं भविष्य के जो विशाल सागर की ओर बह रही हैं उन सब का ये प्रतीक भी है और स्मृति भी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने सारी परंपराएं भी, रीतियां भी, इन सब का जो अधिकांश भाग है उन सबको उन्होंने छोड़ दिया है, इन सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और वो ये भी चाहते हैं कि भारत भी उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बंदी बनाए हुए हैं या उसे बांधे हुए हैं, क्योंकि ये सब जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं ये भारत के लोगों में फूट डालती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उनको दबाए रखती हैं, और शरीर और आत्मा का जो विकास होता है, स्वतंत्र विकास होता है, उसको भी रोकती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी इच्छा करते हैं कि जो भी प्राचीन काल में पूरी तरीके से जो उससे जुड़े हुए थे उन कहानियों से, गंगा से, उनको वो पूरी तरीके से वो अपने आप को अलग भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें गर्व है अपनी विरासत पर। जो भी विरासत उन्हें मिली है, विरासत में जो भी बातें उन्हें मिली हैं, क्योंकि भारत में उन्होंने जन्म लिया और भारत में मिली हुई उन्हें जो भी विरासत है उस पर उन्हें बहुत अधिक गर्व है। और वो ये कहते हैं कि मैं उस विरासत में मिली हुई वस्तुओं को, या जो भी मुझे विरासत मिली है, उसको मैं बहुत बहुमूल्य मानता हूँ, क्योंकि ये सब विरासत जिस समय भारत का उदय हुआ था इतिहास में, तब ये इनकी शुरुआत हुई थी, और वो इस विरासत को कभी भी तोड़ने के इच्छुक या छोड़ने के इच्छुक वो नहीं थे, और वो उसको हमेशा ग्रहण किए रहते हैं। और उनकी ये जो इच्छा है उसके गवाह के रूप में जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में वो निवेदन करते हैं, इसी कारण कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित किया जाए, क्योंकि वो गंगा से बचपन से जुड़े रहे, गंगा उन्हें विरासत में मिली और उस पर उन्हें गर्व है। तो इसलिए वो चाहते हैं अपने पत्र में कि मेरे शरीर का जो दाह संस्कार किया जाए, यदि देश में है तो देश में दाह संस्कार किया जाए, और यदि विदेश में मेरी मृत्यु होती है तो विदेश में ही मेरा दाह संस्कार किया जाए, और जो मेरी राख है उसमें से मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे वो उस जल के द्वारा, गंगा के जल के द्वारा, जो विशाल सागर है दक्षिण में जो भारत के तटों को धोता है, वहां तक वो राख पहुंच जाए। लेकिन उनकी राख का जो बड़ा भाग था उसे विसर्जित करने के बारे में उन्होंने अपनी दूसरी इच्छा जताई और कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इसे किसी वायुयान में ऊपर आसमान में ले जाया जाए और उस वहां पर ऊंचाई से उस राख को मैदान में बखेर दिया जाए।
जहाँ भारत के जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करते हैं और उनके कठिन परिश्रम से ही वो राख, जो मेरी राख का बड़ा भाग है, वो धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत की मिट्टी का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। तो ये जो वसीयत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और इच्छा पत्र था, वो उन्होंने दिल्ली में, नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर की समरी थी। और अब आगे जो इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे उन्हें पढ़ने में भी हमें मदद मिलेगी इससे, इसके अर्थ जान करके। और शॉर्ट क्वेश्चन या चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स, उनको तो बहुत हम आसानी से कर सकते हैं यदि हमें पूरे चैप्टर का अर्थ पूरी तरीके से याद है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और जब इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड किए जाएंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। और नई वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।